देखना ध्यान से। भाग अभी थोड़ा सा मैं रिवाइज करा के तब भाग 5 में चलता हूं, ठीक। भाग 1 मैंने भारत के संविधान में भाग 1 में बताया था कि अपना देश राज्यों का क्या होगा, संघ, यूनियन होगा, ठीक। भाग 1 से लेके कहां तक था, 5, ये अनुच्छेद है, ठीक है ना, इसी को आर्टिकल बोलते हैं। 1 से 5 तक, 1 से 4 तक, 5 से नागरिकता शुरू होती है, 1 से 4 तक अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 भारत राज्यों का संघ होगा। भाग 2, ठीक है ना, भाग 2 में मैंने बताया था नागरिकता है, ठीक है ना, नागरिकता ये अनुच्छेद 5 से 11 तक चलता है, ठीक है ना, आर्टिकल 5 से 11 तक चलता है। भारत में एकल नागरिकता है, ये ध्यान रखिए। और नागरिकता किसको मिलेगी, कब मिलेगी, आजादी के समय और वर्तमान में क्या नियम है, वो सारी चीजें बताया था। भाग 3 जो सबसे महत्वपूर्ण था, मौलिक अधिकार, इसको मैंने पढ़ाया। भाग 3 मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया था, ठीक है ना, तो आप क्या जवाब देंगे, अमेरिका, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये चलेगा 12 से लेके 35 तक। इसमें कुछ अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी देखिएगा। जैसे 14, आर्टिकल 14 क्या बोलता है, विधि के प्रति समानता। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, जन्म, लिंग, जाति, धर्म, मूल वंश के आधार पे विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक। 16 नहीं पूछता जल्दी। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। 19 में मैंने बताया 7 अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार 19F में था, हट गया। पहला बताया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता, उसी में सन 2004 झंडा फहराने की स्वतंत्रता, उसी में एक चीज और बताया RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता 19A। बी में बिना अस्त्र शस्त्र के आवागमन, सी में संघ बनाने का, डी में किसी भी भारत के क्षेत्र में अबाध रूप से घूमने टहलने की स्वतंत्रता, ई में निवास करने की स्वतंत्रता, एफ संपत्ति वाला था, हट गया, जी रोजगार के लिए है, जो जी करे रोजगार करो। उसके बाद आपसे पूछेगा 20 दोष सिद्ध हेतु संरक्षण देना। ये 20 और 21 भारत के साथ विदेशियों को दिया गया। विदेशी नागरिकों को 14 आर्टिकल 14, 20, 21 और 23 से 28 तक, ये सभी आर्टिकल जो है विदेशी को भी मिला है और भारतीय को भी। बाकी सभी अनुच्छेद केवल भारतीय, यानी 12 से 35 तक जितना लिखा है वो भारत के लिए है। साथ में विदेश को भी कुछ अधिकार है, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, उसके बाद 23 से 28 तक, ठीक है ना। ये सब विदेशी नागरिक को भी दिया गया। 21 में प्राण एवं दैहिक अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, 21 का ए शिक्षा का अधिकार, ये सभी अनुच्छेद आपसे पूछेगा। इसके बाद आपसे पूछता है 32 नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 31 नंबर संपत्ति का अधिकार, अब 300A में कर दिया गया। ये था मौलिक अधिकार। भाग 4 मैंने आपको बताया था DPSP, ठीक है ना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये चलता है 36 से लेके कहां तक, 51 तक। कहां तक, 36 से 51 तक आर्टिकल में राज्य एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए राज्य को अपने नियम में अपनी योजनाओं में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें इसमें लिखी गई है। इसको BN राव के अनुसार द्वितीय मौलिक अधिकार भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये भाग 4। इसके बाद आता है भाग 4 का क। इसको बाद में जोड़ा गया, मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, 1976। इसमें मौलिक कर्तव्य लिखा गया, मौलिक कर्तव्य। मैंने बताया मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई जिक्र नहीं था, यह संशोधन करके जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में ये क्या किया गया था, संविधान में जोड़ा गया था, ठीक। मौलिक कर्तव्य के बारे में आप ध्यान रखिएगा, 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक और जोड़ा गया, वो जो शिक्षा 0 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, ठीक। भाग 4 का क हुआ।
अब भाग 5 में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। भाग 5 आज हमें पढ़ना है, इस पे विशेष रूप से हमारा ध्यान होना चाहिए, ठीक। तो आइए भाग 5 में हम लोग प्रवेश करते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को समझेंगे तभी आगे आने वाली क्लासेस आपको समझ में आएंगी, वरना नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाग 5 बहुत बड़ा अनुच्छेद को कवर करता है। मतलब ये मान के चलिए कि भाग 5 अगर आप कर लिए तो आपने पूरा का पूरा आधा संविधान लगभग कवर कर लिया और एसएससी का लगभग 85% सिलेबस कवर हो जाएगा। भाग 5 तक आप तैयारी किए तो लगभग आप 80 से 85% एसएससी का सिलेबस कवर कर लेंगे। तो 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग एसएससी का पूरा सिलेबस इसमें समा गया है, ठीक। इसलिए भाग 5 को हम ध्यान से देखेंगे। भाग 5 क्या कहता है? संघ की बात करता है। किसकी बात करता है? संघ। और ये आर्टिकल है 52 से 151, देख रहे हैं, 50 से शुरू हुआ, एक साथ 151 तक, लगभग इसमें 100 अनुच्छेद शामिल किए गए, ठीक। अब ये पूरा का पूरा अनुच्छेद 52 से 151 तक ये भाग 5 के अंतर्गत आता है। इसमें क्या क्या चीजें हैं ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले है कार्यपालिका। कार्यपालिका का जो अनुच्छेद है वो चलता है 52 से लेके, ठीक है ना, 78 तक। फिर आता है विधायिका, विधायिका चलता है 79 से लेके 123 तक, ठीक है ना। इसके बाद आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका चलेगा 124 से लेके 147 तक। इसके बाद आएगा CAG, ठीक है ना, ये 148 से लेके 151 तक। ये पूरा आर्टिकल है जो बांटा गया है भाग 5 में। मैंने आपको क्या बताया? भाग 5 संघ की बात करता है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक पूरा उसका जिक्र किया गया है। पहला पार्ट इसका बना कार्यपालिका। कार्यपालिका आप 52 से 78 तक जितने भी अनुच्छेद पढ़ेंगे वो कार्यपालिका का अंश होगा, ठीक है ना। दूसरी बात कहता है विधायिका, ठीक है ना। अब कार्यपालिका में आपको क्या क्या पढ़ना है? राष्ट्रपति को पढ़ना है, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति को पढ़ना है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को पढ़ना है और पीएम का मंत्रिमंडल को पढ़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा महान न्यायवादी के बारे में पढ़ना है। ये इतने पॉइंट आपको कार्यपालिका में पढ़ने हैं, ठीक है ना। विधायिका मतलब विधि का निर्माण करने वाला, अर्थात संसद। और संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मैं इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि राष्ट्रपति आप कार्यपालिका में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो हमें विधायिका में 2 चीजें पढ़ना है, ठीक। इसके अंग 3 होते हैं, ध्यान रखिए, अंग 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि हम यहां पढ़ लेंगे 52 से 78 के बीच में पढ़ेंगे। 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में लिखा गया, तो हम यहाँ पे जिसको पढ़ना है उसको लिख रहे हैं। तो हमें यहां पढ़ना है लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है ना। राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा किस में आता है? हाँ, नहीं पता है? आपको बताया था स र ला। स क्या है? 79, र 78, ल ये 80, 81, 79, 80, 81। सरला को याद कर लीजिए। स से संसद, आपसे पूछेगा किस अनुच्छेद में संसद का जिक्र किया गया है, ठीक है ना। तो 79 में, राज्यसभा का जिक्र 80 में, लोकसभा का जिक्र 81 में, ठीक। तो राज्यसभा आपका हो जाएगा 80 और लोकसभा क्या हो जाएगा? 81। ये पढ़ना है, ठीक। न्यायपालिका, न्यायपालिका में आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट में केवल, क्योंकि भारत में एकहरी नागरिकता है। कितनी है? एकीकृत न्यायपालिका है। नागरिकता तो एकल नागरिकता है ही,
एकीकृत भारत में न्यायपालिका है, मतलब न्याय को एकीकृत एक में सिमटा गया है, उसको समेट दिया गया है। तो भारत में न्यायपालिका में हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे, हाई कोर्ट को पढ़ेंगे, लेकिन वो राज्य का विषय है, वो भाग 5 में नहीं आता, वो भाग 6 में आता है। ठीक, जब हम राज्य, अभी मैं संघ में बोलूं तो आप केंद्र सरकार को समझिए, क्या, केंद्र सरकार। अभी इसके बाद भाग 6 जब पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा, तो जब राज्यों का जिक्र होगा तब वहां पे हाई कोर्ट का जिक्र होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो यहां पे हमें न्यायपालिका पढ़ना है, और सीएजी इसको कैक बोलते हैं, मतलब भारत के धनों का रक्षक कहा जाता है इसको। सरकार जो भी पैसा निकालती है, जहां भी खर्च करती है, ये करता कुछ नहीं, बस पीछे पीछे जाके हिसाब किताब बनाता है कि सरकार ने भारत के संचित निधि से कितने रुपए निकाले और उसको कहां कहां यूज किया। ठीक, इसी के रिपोर्ट के आधार पे पता चलता है कौन से गवर्नमेंट ने कितने घोटाले की, पैसा ज्यादा निकला, खर्च कम हुआ, बाकी पैसे गायब, वो कहां गए, नेताओं की जेब में। तो इसको भारत के धनों का रक्षक भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखिए। अब यहां आते हैं, सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या, कार्यपालिका। कार्यपालिका में भी सबसे पहला टॉपिक मेरा क्या है, राष्ट्रपति। ठीक है ना, अब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भारत देश का पहला नागरिक माना जाता है। ठीक, राष्ट्रपति को अपने पूरे भारत का पहला नागरिक माना गया। पहला नागरिक मतलब कि पहली वरीयता इस पूरे देश में प्रधानमंत्री से भी ज्यादा अगर किसी की है तो वो राष्ट्रपति की है। ठीक, आइए, इसीलिए राष्ट्रपति शब्द के आगे महामहिम लगता है। कहीं पे आप आदरणीय, माननीय आप सुने होंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, लेकिन कभी भी राष्ट्रपति शब्द के आगे या राष्ट्रपति के नाम के आगे आदरणीय, माननीय नहीं लगाया जाता। अब जो मूर्ख हैं वो भले लगा दें, लेकिन राष्ट्रपति के नाम के पहले एक स्पेशल शब्द लिखा गया है, महामहिम राष्ट्रपति। ये शब्द आप अखबारों में पढ़ते होंगे। ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति जो भारत का प्रथम नागरिक है, उसके सम्मान में एक नया शब्द पैदा हुआ, महामहिम। उसके आगे न श्री लगेगा, न आदरणीय लगेगा, न माननीय लगेगा। ठीक है ना, महामहिम लगाया जाता है। उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो अब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, ये बात पूरा क्लियर हुआ। भाग 5, इसके 4 पार्ट, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सीएजी। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। महान्यायवादी सरकार को वकील होता है। विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा पढ़ना। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट पढ़ना। कैग एक अपनी स्वतंत्र बॉडी है और वो भी सरकार के खिलाफ रिपोर्ट बना सकती है और गवर्नमेंट उसको कभी भी उसके पद से बाहर नहीं कर सकता। ये भी एक स्वतंत्र संस्था है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आते हैं, सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं राष्ट्रपति का। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। कहीं भी जाएंगे आपको भाग 5 लिखेंगे और राष्ट्रपति हेडिंग डला के आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे, लेकिन आपके मस्तिष्क में पूरी की पूरी रूपरेखा होनी चाहिए हम क्या पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी इसको समझ गया वो जान गया, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति पढ़ाया जाएगा, फिर प्रधानमंत्री पढ़ाया जाएगा, फिर महान्यायवादी। ये खत्म होते ही हम लोकसभा, राज्यसभा पढ़ेंगे, इसको समाप्त होते ही सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, फिर कैग को पढ़ेंगे। जो ये चीज समझ गया वो जान गया, जो नहीं समझा वो ऐसे बैठा है मुंह बना के। तो समझना, आज अपना पहला टॉपिक चलेगा कौन, राष्ट्रपति। आइए राष्ट्रपति के बारे में हम देखते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। ठीक, राष्ट्रपति, ध्यान से। आर्टिकल 52 अनुच्छेद क्या कहता है, 52 से ही तो शुरू हुआ है। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, अब ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी राष्ट्रपति पद को कोई हटा नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि संविधान का आर्टिकल 52 ये लिखा है कि भारत में राष्ट्रपति का होना अनिवार्य बात है।
ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा या राष्ट्रपति पद की बात किस में कही गई है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 52 में कहा गया है, ठीक है ना। अब राष्ट्रपति जो होगा वो करेगा क्या, उसकी नियुक्ति कैसे होगी, निर्वाचन कैसे होगा, उसकी पावर क्या क्या होगी, ये सारी बातें अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले कुछ सामान्य जानकारी होती है, उसको जानना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति पद की प्रेरणा, ठीक है ना, ये हमको कहां से प्राप्त हुई, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो ये हमको प्रेरित हुए हम इंग्लैंड की व्यवस्था से, ठीक है ना। तो एक देश है इंग्लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रिटेन, ठीक है ना। ये जो ब्रिटेन देश है, ब्रिटेन देश में एक व्यवस्था है। व्यवस्था में क्या बताया गया है कि देश में एक राजा होगा, ठीक है ना, और देश में एक प्राइम मिनिस्टर होगा, और ये जो प्रधानमंत्री होगा ये जनता के द्वारा चुना जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये जो राजा होगा, ये राजा यानी उसको क्राउन बोलते हैं, ठीक है ना। वहां का जो राजा होगा वो राजतंत्र यानी वंशानुगत होगा। जैसे मैं राजा बन गया तो मेरा बेटा राजा बनेगा, भले वो बकलोल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंग्लैंड के संविधान की बात कर रहा हूं। अगर मेरा नाती है, मेरे बेटे के बाद मेरा नाती बनेगा, ठीक। ऐसे करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनते जाएंगे। इसीलिए आप पढ़े होंगे इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में 1911 ईस्वी में आए। जॉर्ज पंचम क्या है, जॉर्ज नाम के पहले राजा है, दूसरे तीसरे, पंचम मतलब 5 होता है। ये 5वें नंबर के राजा हैं और ये वंशानुगत है, ठीक है ना। तो हमने तो लिया कि हम भी अपना राजा बनाएंगे, लेकिन उसको हम राजा ना बोल के हम उसको राष्ट्रपति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति बोलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि हम उसको वंशानुगत नहीं लेंगे, उसको क्या करेंगे, हम निर्वाचित करेंगे। निर्वाचित मतलब उसका चुनाव होगा और वो चुना जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्रपति उसका बेटा फिर उसका, ये व्यवस्था हमने नहीं लिया। हमने उसकी निर्वाचन की प्रणाली ली। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से लिया गया, ठीक। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में हमने आयरलैंड से देखा और आयरलैंड से हमने सीखा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति चुना कैसे जाएगा। पद मैंने लिया कहां से, ब्रिटेन से, राष्ट्रपति पद ब्रिटेन से लिया, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन वो चुना कैसे जाएगा, ये व्यवस्था हमने कहां से लिया, आयरलैंड से लिया। अब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया कैसे जा सकता है, राष्ट्रपति केवल 2 सिचुएशन में हटाया जा सकता है, 2 के अलावा तीसरा सिचुएशन नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे पहला सिचुएशन ये है कि राष्ट्रपति अपने पावर का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल आपको पता है, राष्ट्रपति शासन पूरे देश में लगा सकता है, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, 52, 56 और अनुच्छेद 60, ठीक। ऐसे सिचुएशन में प्रधानमंत्री देश का कोई राजा नहीं होता, राष्ट्रपति जो बोल दिया। और उस सिचुएशन में पता है कि नहीं, अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो राष्ट्रपति शासन में संसद भंग हो जाएगी। जब सत्ता ही नहीं तो संसद कहां से, न लोकसभा चलेगा न राज्यसभा चलेगा। तो राष्ट्रपति अपने मुंह से जो बोल दिया वो संविधान का कानून बन जाएगा, ये नियम बनाया गया। लेकिन जैसे ही सत्ता में सरकार आएगी, 6 महीने के अंदर उसको कानून बनाएगा, तब तक रहेगा। अगर संसद ने कानून नहीं बनाया तो उसको संविधान से बाहर कर दिया जाएगा, ये नियम बनाया गया। इसी नियम के तहत जो है 35A एक विशेषाधिकार किसको दे दिया गया था, जम्मू कश्मीर को, राष्ट्रपति के आदेश से। तो हुआ क्या, यहां मैं निर्वाचन, हाँ बता रहा था, राष्ट्रपति हटेगा कैसे, या तो वो आपातकाल लगा के पूरे संविधान को लगे बदलने और खुद मालिक बन जाए पूरे देश का, मतलब पूरे संविधान को कब्जा करके खुद अपने आप को तानाशाह घोषित करने की कोशिश अगर राष्ट्रपति करता है, तो ऐसे सिचुएशन में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, एक शब्द है महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। तब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, मतलब वो संविधान पे कब्जा न कर पाए, कौन, राष्ट्रपति। दूसरा सिचुएशन क्या बताया गया, दूसरा कंडीशन ये बताया गया कि राष्ट्रपति असक्षम हो जाए, जैसे इतना बीमार हो गया कि वो ज्यादातर हॉस्पिटल में ही रहता है, कहीं आने जाने में प्रॉब्लम होता है, एक बिस्तर पे रह गया है, मतलब उसकी शरीर हिम्मत ही नहीं है कि उस पद के लिए कुछ कार्य कर सके।
तब असक्षम के आधार पे उसको हटाया जा सकता है। तीसरी चीज है कदाचार। कदाचार मतलब राष्ट्रपति के पद पे हैं और खीस निपोर के टहल रहे हैं, चुड़कई कर रहे हैं, ठीक, ये सब काम नहीं। राष्ट्रपति का पद गौरव वाला पद है, ठीक है ना। राष्ट्रपति सामान्य व्यक्ति नहीं होता। राष्ट्रपति बन, आप किसी पार्टी के हैं, राष्ट्रपति बनते हैं तो आपको शपथ दिलाई जाती है कि आज से आप किसी भी पार्टी के व्यक्ति नहीं हैं, ये चीज आपको मानना पड़ेगा। आप पूरे भारत के व्यक्ति हैं और पूरा भारत आपका है, पूरी पार्टी आपकी है, ये मान के तब आपको पद धारण करना पड़ेगा। ये है राष्ट्रपति। तो हमने निर्वाचन कहां से ले लिया? निर्वाचन मैंने लिया आयरलैंड से लिया। अब तीसरी बात आई, तीसरी बात मैंने बताया महाभियोग। ये बात मैंने बताया क्यों, डायरेक्ट महाभियोग पे क्यों आया? क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई ऐसा पूछा जाता है। तो ये कहां से लिया गया है? अमेरिका, ठीक है ना। कहां से लिया गया है? अमेरिका, ठीक। कैसे राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, ये पूरी प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई, ठीक। ये तीन बातें जो सामान्य जानकारी में आती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आइए आर्टिकल को एकदम सीरियल से पढ़ते हैं। 52 कहता है, आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। आर्टिकल 53 में क्या लिखा है? कार्यपालिका का हेड यानी प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। ध्यान से समझिएगा, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। अब इसमें दो चीजें हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। दो बातें इसमें लिखी गई हैं। कार्यपालिका का प्रमुख मतलब जो भी कार्य होगा उसका मेन सर्वे सर्वा कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रपति के पास वास्तविक पावर नहीं होती है, ठीक है ना। वास्तविक पावर तो प्रधानमंत्री रखा है, ठीक। जो मन करता है वो करता है। मेन पावर जो होती है वो कार्यपालिका के अंडर में है, जो कार्य करवाती है, अर्थात प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ उनके जितने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, मेन पावर उनके हाथ में है, ठीक है ना। लेकिन नाम किसका है? राष्ट्रपति का। क्यों नाम है? जैसे भारत सरकार किसी दूसरे देश से को पैसा दी या व्यापार की पैसा ली, या कोई देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आया, कुछ समझौते हुए दो देशों के बीच कि हम आपको ये चीजें देंगे, आप हमको पेट्रोल दे दीजिए, हम आपको गेहूं चावल या अनाज आपको दे दिए, ये सारी व्यवस्था अगर होती है तो उस पर जो सिग्नेचर होता है वो सिग्नेचर किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है, ठीक। इसीलिए इसको कार्यपालिका का प्रमुख बताया गया। प्रमुख तो हुआ, इसको पावर तो दे दी गई, लेकिन पावर देने के बाद एक लाइन और लिख दिया गया और वही लाइन इसकी पूरी की पूरी पावर क्या कर लेती है? समाप्त कर देती है। यूं समझिए कि दादाजी घर के मालिक होते हैं नाम बस के लिए, लेकिन मेन जो पावर होती है वो आपके पिताजी के हाथ में होती है, ठीक। ये चीजें मैंने बहुत देखा है। परिवार में गए, अरे भैया दादाजी जो कहे वही हम मान लेंगे, अब शादी ब्याह हम क्या तय करें, अभी हमारे पिताजी हैं वो तय करेंगे। और पिताजी शादी ब्याह मानने बैठे नहीं कि कान में फूंक देंगे, 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। अब पिताजी जो उनके हैं वो सिद्धांतिक वक्त वो मांग ही नहीं रहे हैं, तब कहेंगे वो पिताजी की बात छोड़ो, मेरी बात है, अब मैं मालिक बन गया। क्यों? मैटर आ गई पैसे की। अब जब पैसा दहेज लेना हुआ तो बाप मालिक बन गया, और जब तक बात करना था, संस्कार दिखाना था, तब दादाजी को दिखा रहा था। वो बताता है कि मेरे अंदर संस्कार है, बाद में दिखाता है कि संस्कार को मैं घोल के पी गया हूं। दोनों बातों एक साथ प्रदर्शित करता है। समझने वाला समझता है, नहीं समझने वाला कहता है बहुत अच्छा परिवार है, इससे अच्छा परिवार नहीं मिल सकता। तो यही चीज राष्ट्रपति के साथ किया गया। इसको बता दिया गया तुम कार्यपालिका के प्रमुख हो, आप कार्यपालिका के प्रमुख हो, संवैधानिक पद है, पहले नागरिक हैं। अगर गलती से तुम निकल जाए, ये निकल जाए, वो निकल जाए तो क्षमा चाहता हूं। मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है, हो सकता है शब्दों में ऐसे शब्द आ जाए। तो राष्ट्रपति जी को बता दिया गया कि आप ही हेड हैं, लेकिन एक लाइन लिखा गया कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेगा तो अपनी इच्छा से, वो अपनी खोपड़ी से नहीं करेगा। तो किसके खोपड़ी से करेगा? वो जो कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका से, कार्यपालिका मतलब
कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का जो मंत्रिपरिषद है, डायरेक्ट आप लिख लीजिए मंत्रिपरिषद, ठीक है ना, वो मंत्रिपरिषद, ठीक है ना, यानी जो मंत्री लोग बने हैं देश में, उन मंत्रियों से पहले सलाह लेगा। जैसे विदेश, कोई किसी देश के लिए कोई निर्णय लेना हो तो विदेश मंत्री से पूछेगा तभी करेगा, वरना अपने मन से नहीं कर सकता। अगर देश में कोई चीजें बदलना हो तो गृह मंत्री को बुला के बोलेगा तब करेगा। तो कहने का मतलब ये एक ऐसी बात लिख गई जिसमें राष्ट्रपति के अधिकारों को सीमित कर दिया। पावर तो दिया लेकिन बोल दिया कि इसका यूज आप उनसे करेंगे। जैसे मैं आपको कह दूं, आप पूरे कोचिंग के मालिक जो कहेंगे वही होगा, लेकिन नीचे एक शब्द लिख दिया कि आप वही चीज लागू कर सकते हैं जिसमें मेरी इजाजत होगी। तो नाम तो आपका है मालिक का, लेकिन वो मेन पावर मेरे हाथ में आ गई, क्योंकि मैं जो कहूंगा वही चीज हो पाएगा। यही चीज राष्ट्रपति में कहा गया, कार्यपालिका का हेड तो रहेगा लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। दूसरी बात कहता है कि तीनों सेनाओं का, 3 सेना होती है, जल सेना जो समुद्र के अंदर रहती है, ठीक है ना, थल सेना जो आप आर्मी जिसको बोलते हैं, वायु सेना जो ऊपर विमानों के द्वारा अटैक करते हैं, ठीक है ना, तीनों का अपना महत्व। जल वाला क्या करता है, जैसे भारत की सीमा ये पूरा जल ही जल इधर भरा है, कोई भी देश का, किसी भी देश का नागरिक इधर जल के माध्यम से नाव लेके भारत में प्रवेश करके बम उम न फोड़ पाए, इसलिए समुद्र के अंदर भारत की इंडियन नेवी बैठी रहती है और वो देखती रहती है कि विदेशी जहाज भारत के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है कि नहीं। और समुद्र जानते हैं 273 मील की दूरी पे जो देश होता है समुद्र के किनारे, इतने मील की दूरी पे उस देश का हिस्सा माना जाता है। ये समुद्र का किनारा भी भारत का हिस्सा है। यहां से जहाज जाएगी तो भारत वाले टैक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस क्षेत्र के अंदर कोई जहाज आया, यहां क्षेत्र मेन लैंड की बात छोड़ो, जमीन पे आने की बात छोड़ो, अगर कोई विदेशी जहाज यहां बिना बताए, बिना किसी जानकारी के पहुंचा तो इंडियन नेवी अंदर से बम फोड़ेगी डायरेक्ट, तो वो तबाह हो जाएगा। पानी के अंदर तुम क्या देख रहे हो, कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। तो राष्ट्रपति के बारे में यही कहा गया कि जितनी सेना है, 3 सेना, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेना का सबसे बड़ा कमांडर जो होगा, सबसे बड़ा जो अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी होगा, वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। तो इसी में कहा गया इन तीनों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, ये सबसे बड़ा अधिकारी होगा। ये बात कार्यपालिका के प्रमुख में दूसरे पार्ट में लिखा गया है, ठीक है ना। अब आइए आर्टिकल हम पढ़ते हैं 54 नंबर, 55 तक आज पढ़ाऊंगा, 55 के बाद कल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। देखिएगा आर्टिकल 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। किसकी बात करता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन जैसा अनुच्छेद है वैसा बताऊंगा, अभी ये नहीं बताऊंगा कि कम से कम 35 वर्ष की अवस्था हो जाए, लाभ के पद में न हो। जब बताएगा राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, तब उसमें मैं ये चीजें बता दूंगा। जैसा आर्टिकल आएगा वैसे मैं व्याख्या करते चला जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा इसकी बात किया तो सबसे पहली चीज बताया कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। क्या होगा, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब कि जनता डायरेक्ट नहीं चुनेगी, लेकिन जनता ने जिसे चुना है वो व्यक्ति वोट के माध्यम से राष्ट्रपति को चुनेगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पहली बात। दूसरी बात इसमें लिखा है एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझिए, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक नियम बनाया गया है, उसी नियम के आधार पे क्या किया जाएगा, वो सारी व्यवस्थाएं राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। ये चीजें क्या है, कोई भी व्यक्ति, हर राज्य के सांसदों को फिक्स कर दिया गया, आपका वोट इतना होगा, विधायकों का वोट इतना होगा, और उसी आधार पे एक विधायक जितना वोट देगा उसकी वोट की कीमत निर्धारित की गई है कि एक विधायक अगर वोट दिया तो अगर वो उत्तर प्रदेश का है तो उसका इतना वोट माना जाएगा, लेकिन गोवा का है तो उसका वोट कम माना जाएगा। विधायक एक ही है लेकिन वोट क्यों कम माना जाएगा, क्योंकि वहां की जनसंख्या कम है।
ठीक है ना। तो ये चीजें और ये सारी पूरी की पूरी व्यवस्था 1971 की जनसंख्या के आधार पे बनाई गई। क्यों? क्योंकि हम दो हमारे दो योजना जब आया तो परिवार को सीमित करने की व्यवस्था बनाई गई। पहले के जमाने में आप देखते होंगे आपके दादाजी के 8-8, 9-9 बच्चे होते होंगे, ठीक, लेकिन आपके पिताजी 3-4 तक आए और आप 1-2 तक आए नहीं आएंगे, ठीक है ना, 1-2 तक। तो कहने का तात्पर्य परिवार सीमित हुआ। तो पहले के जमाने में लोग क्या खेती बाड़ी खूब होता था, बच्चे पैदा किए, सबको खेत में जितने बच्चे उतने बढ़िया खेती, तो बच्चे पैदा करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, केवल खेती नहीं करवाना है, बच्चे को पढ़ाना है, संस्कार देना है, एक अच्छी व्यवस्था में, एक अच्छे वातावरण में उसको रखना है। तो अब इन व्यवस्थाओं में करना होगा तो पैसे ज्यादा खर्च होंगे, तो संख्या कम होने लगी। लेकिन केरल के लोग पढ़े लिखे थे, पहले से ही कम बच्चे हो गए। केरल के लोग विरोध किए कि आज की जनसंख्या लोगे तो उत्तर प्रदेश वाला तो हमारे 10 विधायक, उत्तर प्रदेश का 1 विधायक, बात बराबर हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 1971 की जनसंख्या को आधार वर्ष बनाया गया था, ठीक। ये 2 बात। आर्टिकल 55 क्या कहता है? हाँ, निर्वाचन की विधि क्या बोलता है? निर्वाचन की विधि, ठीक है ना। हाँ 55, 54 लिख दिया हूं, 55। निर्वाचन की विधि क्या होगी, ठीक है ना। पहली चीज मैंने बताया, अप्रत्यक्ष इनका क्या होगा, चुनाव होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब जनता वोट नहीं देगी, जनता जिसे चुनी है वो वोट देगा। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली, ये क्या होता है, ये पूरा अलग से टॉपिक बताऊंगा। ये अनुपात के आधार पे वोट दिया जाता है, एक व्यक्ति का वोट फिक्स रहता है, वो केवल एक को वोट नहीं देता, बल्कि राष्ट्रपति के पद पे 3 व्यक्ति खड़े हैं तो तीनों को पहली वरीयता, दूसरी और तीसरी, इन 3 वरीयता के आधार पे वोट दिए जाते हैं। इसको बाद में बताऊंगा। निर्वाचन की विधि, अब निर्वाचन में कौन भाग लेगा, क्या करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान देना। तो सबसे पहले इसमें लिखा गया कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, क्या निर्वाचित सदस्य, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना कि 17वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 ईस्वी में। ध्यान से इसको थोड़ा सा हाईलाइट करिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 17वां संविधान संशोधन हुआ, यह हुआ था 1992 ईस्वी में, और इसके द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी में जो विधानसभा के लोग हैं उनको क्या किया गया था, राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया था। यानी दिल्ली और पांडुचेरी इन दोनों के विधानसभा, ठीक है ना, विधानसभा के सदस्यों को क्या किया गया था, राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति जी के चुनाव में शामिल किया गया, ठीक है ना, इनको शामिल किया गया। और एक चीज और ध्यान से समझ देखिएगा, इसमें एक चीज और है कि प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, क्या निर्वाचित सदस्य, ठीक। ये जितनी भी बात बताए सर, सब हम लोग देखे और देखने के बाद झांक झांक के छपाई किए, बाकी समझे कुछ नहीं। तो अब मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए, बहुत बारीकी अंतर होता है और इसी अंतर में विद्यार्थियों को फंसाएगा, और जो पढ़ के करके आया है ना, वो खूब एंजॉय करेगा कि मैंने सही किया, लेकिन जब आंसर मिलाने लगेगा तब पता चलेगा मैं गलत किया हूं। ध्यान से समझिएगा, हर जगह मैंने, ध्यान से देखिए, निर्वाचित, ठीक है ना, विधानसभा के सदस्य ये भी निर्वाचित रहते हैं, विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, मनोनीत एक होता है, अभी आगे बताऊंगा। यहां भी मैंने लिखा निर्वाचित। तो निर्वाचित का मतलब, ये ध्यान से समझिएगा कि निर्वाचित का मतलब होता है जिसको जनता ने स्वयं वोट देके चुना है, उसको निर्वाचित कहा जाता है, ठीक है ना। मनोनीत किसे कहा जाता है, जिसको राज्य गवर्नमेंट अपना विशेषाधिकार देके किसी व्यक्ति को भेज दिया, वो क्या होता है, मनोनीत सदस्य होता है। अब ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट पे विशेष ध्यान। लोकसभा में मैंने आपको बताया नहीं, आगे मैं बताऊंगा, लोकसभा में 2 ऐसे व्यक्ति होते हैं, ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 331, आर्टिकल 333, ये 2 बात। 331 कहता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आदमी को क्या करेगा, मनोनीत करेगा, एंग्लो इंडियन के
उसको एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन शब्द हटा के वहां पे SC ST समुदाय के लोगों को वो क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। ठीक, अब बताओ, जिसको राष्ट्रपति खुद बुलाया है कि आप आओ यहां पे बैठो और वोट देना होगा, तो जिसको बुलाए हैं हम, दो लोगों को हम बैठाए, वो तो मुझे ही वोट देगा, क्योंकि मेरे कृपा आशीर्वाद से वो यहां पे पहुंचा हुआ है। तो इसलिए जिसको बुलाया गया, 31 कहता है कि लोकसभा में दो लोगों को कौन चुनेगा, राष्ट्रपति। ठीक है ना, ये दो लोग भाग नहीं लेंगे, जिसको राष्ट्रपति बुलाए हैं ये दो लोग हिस्सा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये मनोनयन द्वारा आए हैं, निर्वाचन के द्वारा नहीं आए। आर्टिकल 333 कहता है कि राज्यपाल राज्य में एक एंग्लो इंडियन को क्या करता है, मनोनीत करता है। ठीक, यानी एक विधायक जब तक चुनाव नहीं जीतते विधायक आप नहीं बन सकते, लेकिन राज्यपाल के पास इतनी पावर है कि एक विधायक किसी भी व्यक्ति को वो विधायक बना के भेज सकता है। कहां? विधानसभा में। ठीक, वो उसका विशेषाधिकार है। तो राज्यपाल जिसको मनोनीत करके भेजा है ये भी भाग नहीं लेंगे, ये भी क्या करेंगे, भाग नहीं लेंगे। साथ में राज्यसभा पूरा का पूरा सफा है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य सब मनोनीत होते हैं। कभी सुने चुनाव होकर राज्यसभा के सदस्यता लिए ना? राज्य अपने आदमियों को अपने सीट, अपनी जनसंख्या के आधार पे व्यक्तियों को भेजता है। तो पहली चीज, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब जिसको जनता चुनी है। ठीक, राज्यसभा के निर्वाचित, ये ध्यान से समझिए, ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को करता है। कितने लोगों को करता है? 12। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इन क्षेत्रों में 12 आदमी को राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजता है। ये 12 भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेंगे। विधान परिषद, अभी मैंने गलती से मैंने ये राज्यसभा बोल दिया था, विधान परिषद की बात मैं बोल रहा था कि विधान परिषद का कभी भी चुनाव नहीं होता। विधान परिषद 6 राज्यों में है, जैसे उत्तर प्रदेश में है। आप सुने होंगे, जो है आप जानते नहीं होंगे। मैं अभी राज्यसभा जब पढ़ाऊंगा, राज्य की बात करूंगा तो वहां बताऊंगा, आपको याद होगा। 1/3 यहां से जाएंगे, विद्यार्थी भी चुनते हैं, जो यूनिवर्सिटी में उनका नामांकन हुआ है, ये चीजें पुराने बच्चे को मैं पढ़ाया हूं। तो विधान परिषद जो होता है उसमें पूरे के पूरे लगभग मनोनीत ही रहते हैं। ठीक, वो सभी भाग नहीं लेते। विधान परिषद का कोई अस्तित्व नहीं रहता राष्ट्रपति के चुनाव में। रहता है लोकसभा, राज्यसभा, वो भी निर्वाचित, मनोनयन जो राष्ट्रपति ने 12 लोगों को किया उनसे कोई लेना देना नहीं। और विधानसभा मतलब विधायक, अभी जो चुनाव होने वाला है तो वो सांसदी का चुनाव है, मतलब वो लोकसभा की बात किया है। तो जितने भी विधायक हैं हर राज्य के, वो भी वोट देंगे, जितने भी सांसद हैं वो भी वोट देंगे। जिसको राष्ट्रपति ने लोकसभा में भेजा वो नहीं देगा, जिसको राष्ट्रपति ने राज्यसभा में भेजा वो नहीं वोट देगा। इसके अलावा राज्यपाल ने जिसको विधानसभा में भेजा वो भी वोट नहीं देगा, ये ध्यान रखिए। और मैंने बताया 17वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में ये दिल्ली और पांडुचेरी के जो विधायक हैं उनको भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इतनी सारी बातें बताई, एक बार रिवीजन करिए 5 मिनट के अंदर। 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, लेकिन वो अपने पावर का यूज किससे करेगा? मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। मतलब प्रधानमंत्री की जो पूरी टीम है, जितने मंत्री हैं, बिना उनके सलाह के वो कोई काम नहीं कर सकता। यदि करता है तो इसका मतलब संविधान पे क्या कर रहा है? अतिक्रमण कर रहा है और महाभियोग लाया जा सकता है, ये ध्यान रखिए। अगली बात कहता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होगा। जल, थल और वायु सेना, तीनों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति को बताया गया। आर्टिकल 54 में निर्वाचन की बात किया। निर्वाचन होगा अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा। अभी मैंने बताया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। तो 2 चीजें। एक चीज और ध्यान रखिए, यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद आ गया, ठीक, क्योंकि विवाद तय है, क्योंकि एक विधायक का वोट कुछ अलग है, दूसरे राज्य के विधायक का वोट कुछ अलग है, एक सांसद का वोट अलग है, दूसरे राज्य के सांसद का वोट अलग है। तो
बवाल पैदा होना लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आई कि सामने वाले को लगे कि यार कुछ गड़बड़ हुआ है, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होगा उस विवाद को केवल सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा, कोई हाई कोर्ट में नहीं जाएगा मामला। अगर राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित यदि कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो उस विवाद का पूरा निराकरण कौन करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये सारे क्वेश्चन बने हैं, ध्यान रखना, ठीक। आर्टिकल 54 निर्वाचन दो प्रकार अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। आर्टिकल 55 कहता है निर्वाचन की विधि, यानी उसमें भाग लेने वाले सदस्य कौन कौन होंगे? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना। विधान परिषद कहीं भी नहीं लिखा गया है। साथ में 17वां संविधान संशोधन सन 1992 और इसके द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी को क्या किया गया था? उनके विधायकों को वोट देने का अधिकार दिया। ये राष्ट्रपति का पूरा अभी 62 तक चलेगा, आगे भी चलेगा। अभी मैंने 55 तक बताया, अब ज्यादा लंबी क्लास लूंगा तो आगे रीजनिंग के लिए टाइम नहीं बचेगा। अब रीजनिंग पढ़ते हैं, कल इसके आगे की पूरी कहानी बताऊंगा, क्लास में जरूर आइएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको पढ़ने समझने में जरा सा भी ज्ञान मिला हो, इस पूरे आज के टॉपिक में अगर आपको रस मिला हो, आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो अपना पूरा का पूरा अनुभव यूट्यूब के चैनल पे जाके अपने अनुभव को जरूर व्यक्त करिएगा, ठीक। अगर संभव हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब, ये सारी चीजें आपके नैतिक कर्तव्य बनता है, उसको जरूर करिए, ठीक है ना। अब आप रीजनिंग पढ़ेंगे, आज का इतना ही जीएस चलेगा।